जिस देश के लोगों में खुद को पिछड़ा साबित करने की होड़ लगी हो, वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति अवस्थी और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में टॉपिक देख लिया होगा, रिजर्वेशन इन इंडिया। बहुत ही पुराना सिस्टम है। जितने देश को आज़ादी के साल हो गए हैं उतना टाइम हो गया है कास्ट सिस्टम को, और उतना ही टाइम हो गया है जो रिजर्वेशन मिलता है हमारे SC/ST या OBC क्लास को, जिसको हम बैकवर्ड क्लास भी कहते हैं। इंडिया में उनको रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन क्यों मिलता है? सिंपल सी बात है, उनको सीट्स देने के लिए गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेचर में भी उनको सीट देने के लिए उनको रिजर्वेशन मिलता है। क्यों मिलता है? जो डिस्क्रिमिनेशन पहले कभी हुआ था सालों पहले कि उच्च क्लास के लोग और निम्न क्लास के लोग जो होते थे, कास्ट के लोग एक्चुअली, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको हटाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई गई थी कुछ सालों के लिए। लेकिन आज तक 70 सालों में लेजिस्लेचर को ये नहीं लगा कि हाँ इसको कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है या इसको अब हटा देना चाहिए, इस लॉ को ख़त्म कर देना चाहिए। रिजर्वेशन है या ये एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि रिजर्वेशन जो इंडिया में है वो उसको बैकअप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, और अलग अलग अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हु इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन इंडिया? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही फ्रेम किया था इस सिस्टम को, और इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनिशियली ये केवल 10 इयर्स के लिए लाया गया था लॉ, लेकिन 10 ईयर के बाद भी लेजिस्लेचर्स जो थे इंडिया के, उनको ये नहीं लगा कि अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो 10 इयर्स तो क्या 60 इयर्स और भी हो गए, तब भी उनको अभी तक भी ये नहीं लगा है कि इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है कि आज के पास जनरल कास्ट वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है रिजर्वेशन की। SC/ST वालों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल चुकी हैं, हर जगह सीट्स मिल चुकी हैं। सम ऑफ द लॉस हैं रिजर्वेशन ऑफ इंडिया के, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करता है बैकवर्ड क्लासेस के। आर्टिकल 16 तो पूरा है रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट के बारे में, पोस्ट में भी रिजर्वेशन है। फिर आर्टिकल 330 से लेके 342 तक स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है सर्टेन क्लासेस ऑफ सोसाइटी। 39A जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट्स टू इंश्योर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड आर्टिकल 45। ये सभी आर्टिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाए गए हैं अमेंडमेंट्स। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इसी से पिछले साल ही आया 2019 में, कि 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS जिसको बोल सकते हैं, द अर्लियर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जो 60% है ऑलरेडी रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के लिए, और बाकी का 10% अब और दे दिया गया है जनरल कैटेगरी वालों को, जो वीकर सेक्शन है, मीन्स जो पुअर है उनके लिए ये बनाया गया है। क्या केवल जो रिजर्व्ड हैं वही डिजर्व्ड हैं? इसका मतलब ये है कि नेशनल सर्वे के हिसाब से 0.7 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स स्कॉलरशिप थ्रू मेरिट, और बाकी जो रिजर्व्ड हैं, स्टूडेंट स्टडिंग हार्ड फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, उनको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है उनका कैरियर। नॉट रीचिंग नीडी, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, ऑब्वियसली क्लास बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है ये, तो कास्ट के हिसाब से मिलता है। जो भी जिसकी कास्ट उसके अंडर में आती है उसको रिजर्वेशन मिलता है, इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं मिलता है कि जिसकी जो पुअर है, पावर्टी लाइन के नीचे है, उसको चांसेस मिलने चाहिए। कॉन्ट्रडिक्टिंग सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हमारी कंट्री में
अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट पे, क्रीड पे, कलर पे, तो वो एक ऑफेंस माना जाता है। लेकिन रिजर्वेशन जो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो खुद ही सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि ये तो कास्ट बेस्ड है पूरा। और अगर कास्ट बेस्ड पे कोई भी कंट्री चलेगी तो वो कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हटा पाएगी कास्ट से रिलेटेड, क्योंकि जिनको उससे बेनिफिट मिलेगा और जिन्हें नहीं मिलेगा वो उनको हेट करेंगे जिन्हें मिलेगा बेनिफिट। दूसरा इसका डीमेरिट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अभी तक ये श्योरिटी नहीं है कि कितने लोग ओबीसी के अंडर में आते हैं। देयर आर पीपल फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी कोटा जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं अपने राइट के लिए, और क्या उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्या उनको बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए, मीडिया में भी हाईलाइट होते रहते हैं। माइग्रेशन ऑफ टैलेंट, इंडिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स को और उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं और अदर कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं। और जो लेस डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं रिजर्वेशन कोटा के अंडर में आ जाते हैं, उनको मिल जाती है विदाउट टैलेंट जॉब्स, एंड विदाउट टैलेंट उनको सीट्स मिल जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ऑलमोस्ट 60% सीट्स रिजर्व कोटा में आती हैं। कोटा का क्या प्रोसीजर है कि वैकेंसी रिजर्व जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसीज के लिए, उसमें जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60% ऑफ सीट्स रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस भी अब हो गया है इसमें। तो इतनी सीट्स जो है 3% सीट्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए रिजर्व है। तो ऑलमोस्ट 60% सीट्स चली जाती हैं कोटा के अंदर, बचती हैं 40% सीट्स। 40% सीट्स में भी जनरल कैटेगरी के साथ साथ ये चारों कैटेगरीज भी कॉम्पीट करती हैं। ऐसा नहीं है कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई अगर 60% SC ST और OBC के लिए है। SC ST OBC के लिए जो है वो है 40% जो बची, उसमें भी ये लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, उनकी सीट भी ले सकते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, टोटल 60%। जबकि बनाया गया था लॉ तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो SC ST और OBC होंगे केवल उनको कास्ट के हिसाब से जॉब नहीं दी जाएगी, बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर सके, उस टाइम उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पा रहा था। ओनली द अपर कास्ट वर more empowering, so to empower them and to ensure their participation decision making में वो पार्ट ले सके स्टेट के। besides कि state is also keen and to end the practices जो अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत वाली जो प्रैक्टिसेस चलती थी कि शेड्यूल कास्ट एंड ऑल किड कुड नॉट गो टू टेम्पल्स एक्सेट्रा, वो सब खत्म करने के लिए ये लॉ बनाया गया था उस टाइम पे। एंड इनको कोटा दिया गया था कि शेड्यूल कास्ट को 15% मिल जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5 मिल जाएगा। सिर्फ ओबीसी के लिए एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। क्रीमी लेयर डील करता है इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे। प्रिविलेज्ड मेंबर्स जो हैं ओबीसी के, उनको एक्सक्लूड किया जाता है इस कोटा सिस्टम के अंडर में आने से। बाकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को वैसे ही मिलता है जितना मिलना चाहिए। EWS रिजर्वेशन ये बहुत नया है, ये अभी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया है 2019 में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ये प्योरली बनाया गया है जो एक्चुअली डील कर रहे हैं पॉवर्टी से और जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी के। तो ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बनाया गया है, और जो इकोनॉमिकली वीक भी हैं उनको 10% कोटा मिलेगा, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। एक्चुअली ये तो पूरा रिलेटेड है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से, और
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है रिजर्वेशन को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के हिसाब से। हाउएवर इंडिया में क्लास बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है बल्कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है।